नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मिर्जा गालिब का यह शेर आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहाँ 11 लोकसभा सीटों का चुनाव पूरा हो चुका है, तो यहाँ की जो 4 विधायक लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस और भाजपा से, उनकी सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से जीत कर सांसद बन गए तो चुनाव कौन लड़ेगा। तो ऐसी खुशफहमी के लिए मिर्जा गालिब का ये शेर काफी समसामयिक साबित होता है। दरअसल इस मामले में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य नहीं है। वैसे पूरे भारत भर में जहाँ 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह की ओर से जो दावा किया गया है कि 380 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सदन के बहुमत के लिए आवश्यक 270 सीटें मिल चुकी है। अब लड़ाई 400 सीट की है, 400 पार की है। अमित शाह ने तो एक निश्चित नंबर बता दिया, लेकिन उनके विरोधी इंडिया अलायंस वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। ये दावे वैसे तो 4 जून तक जारी रहेंगे। मीडिया के भी कुछ विश्लेषक अपनी ओर से दावा कर ले रहे हैं कि फलानी जगह से फलाने को जीत मिलेगी, इतने वोटों से जीत मिलेगी। दरअसल ऐसे दावों की डिमांड बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि चुनाव परिणाम तक अभी बहुत समय बाकी है। वैसे अमित शाह के बारे में एक बात स्पष्ट है, खासकर 2017 के यूपी चुनाव के बाद से, जहां उनके नेतृत्व में जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहां भाजपा को बम्पर जीत मिली थी। उसके बाद कई जीतों में उनकी अहम भूमिका रही। अब जब वे 380 में 270 सीटों पर भाजपा की विजय का दावा कर रहे हैं, बाकायदा अंक बता रहे हैं, तो इससे उनके विरोधी कहीं ना कहीं हतोत्साहित तो होंगे ही। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा, उनके एक शब्द पर आप गौर करें। उसके बाद मैं आपको सही अंक बताऊंगा कि आखिर किसके दिमाग में चल क्या रहा है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब खुद भाजपा के रणनीतिकारों को भी यकीन नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी। दरअसल 1989 के बाद से कभी भी भारत की राजनीति में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। उसके बाद 2014 से भी कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 300 का आंकड़ा पार करने का मौका मिला। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते 370 सीटें और अपने सहयोगी दल यानी पूरी एनडीए को 400 पार का नारा दे रही है, तो ऐसे में उनके विरोधी एनडीए अलायंस वाले कुछ बड़ी बातें कर रहे हैं। सबके दावे अलग अलग हैं। यदि मैं अंकों की बात करूं तो भाजपा को मिलने वाली सीटों के बारे में राहुल गांधी का दावा है कि 150 सीटें, तेजस्वी यादव का दावा है 100 सीटें, प्रियंका वाड्रा का दावा है 200 सीटें, ममता बनर्जी 190 सीटों का दावा कर रही है, अखिलेश यादव 140, केजरीवाल थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं 220 और उद्धव वाली शिवसेना के संजय राउत 200 सीट का फिगर दे रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा के सारे विरोधी भाजपा की सीटों का दावा कर रहे हैं, अपनी सीटों के बारे में नहीं बता रहे हैं। ऐसे हालात में जब 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है, ये तो करीब करीब तय नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। सोशल मीडिया का दौर है। लोग कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कुछ इस तरह का फिगर बना रहे हैं। यहाँ आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो देख सकते हैं। लोग 300 से ऊपर की बात कर रहे हैं। 300, 350, 400 और 450 इस तरह के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन तो कई जगह कई और भी दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजनांदगांव से कांग्रेस के लिए प्रत्याशी रहे, चुनाव वो लड़ चुके हैं। इस वक्त राहुल गांधी के रायबरेली में चुनाव मैनेजर, चुनाव व्यवस्थापक बने हुए हैं। उनके समर्थकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो विधानसभा पाटन जहां के विधायक हैं, वो सीट खाली होगी क्योंकि राजनांदगांव से वो जीत जाएंगे। जबकि भूपेश बघेल के अन्य करीबी विधायक कवासी लखमा और देवेंद्र यादव भी कांग्रेस के लिए लोकसभा प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो भी अपनी विधानसभा सीट खाली करेंगे। जबकि भाजपा की ओर से एकमात्र विधायक बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से लड़ रहे हैं, उनके बारे में कांग्रेसी भी दावा नहीं कर रहे हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे, बल्कि राजनीतिक पंडितों का ध्यान इस तरफ है कि बृजमोहन अग्रवाल
कितनी लंबी लीड से जीतेंगे। ऐसे हालात में जब कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं प्रकट की जा रही है, तो ऐसे पूरे माहौल में गौर करने वाली बात यह है, जहां मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, दावा किया जा रहा है 11 करोड़ लाभार्थी परिवारों को शौचालय दिया गया, देश भर के किसानों को सम्मान राशि दी गई, उज्ज्वला गैस दिया गया, ऐसे ढेर सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां माहौल बनाने में लगी रही, वहीं पूरे चुनाव में सबसे हैरान और गौर करने वाली बात यह है, मोदी या भाजपा विरोधियों की ओर से मुद्दे की बात नहीं की गई। जाति आधारित जनगणना से लेकर सर्वे जैसी तमाम बातें हुई। पूरे चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम का जिस तरह से माहौल चलता रहा, एक ऐसा माहौल लगता है कि चुनाव बीत जाने के बाद भी वो खत्म नहीं होगा। छत्तीसगढ़ जहां 11 सीटों के लिए मतदान 3 चरणों में लोकसभा चुनाव का संपन्न हो चुका है, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर से एक विवाद की तस्वीर सामने आती है, जहां रतनपुर में नवदा रामायण चल रहा था। कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों के अलावा स्थानीय जनता मौजूद थी। इस नवदा रामायण से संबंधित एक पोस्ट सोशल मीडिया में डाली गई तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से एक विवादित टिप्पणी कर दी गई। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, भाजपा नेता रोहिणी बैसवाड़ ने कविता के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नेताओं की तस्वीर को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया। साथ ही इसमें नीचे लिखा हुआ है, आज भी मुगलों की औलाद व जयचंद की कमी नहीं है। क्योंकि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक मौजूद थे, तो ऐसी टिप्पणी जाहिर तौर पर उनके समर्थकों को आक्रोशित करेगी। लोगों ने थाने का घेराव किया और प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों की गई। इस विवाद के साथ एक अच्छी बात और सामने आई कि नवदा रामायण की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ये नवदा रामायण होता क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नवदा रामायण आयोग बनाने की मांग संत राजीव लोचन महाराज की ओर से की जाती रही है। राजीव लोचन महाराज छत्तीसगढ़ के एक युवा क्रांतिकारी संत हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के धनगांव के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम के पीठाधीश्वर हैं। युवा संत राजीव लोचन महाराज के क्रांतिकारी प्रयासों को हमने समझने की कोशिश की। आप उन्हीं के मुखारबिंद से सुनिए कि आखिर नवदा रामायण होता क्या है और इसके आयोग बनाने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में क्यों है। नवदा रामायण की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक है। भगवान श्री राम ने गिरिवासी और वनवासियों दोनों को आपस में जोड़े रखने के लिए सबरी, जो एक वनवासी की प्रतीक है, उनको सर्वप्रथम सबरी नारायण में महानदी के तट पर नवदा रामायण का उपदेश किया था। नवदा रामायण जिस गांव में होता है वहां धर्मांतरण नहीं होता है। इस बात को लेकर के नवदा रामायण आयोग गठित करने का परामर्श मैंने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उप मुख्यमंत्रियों को और हमारे श्री ओम माथुर जी, पवन साय जी से इस विषय में चर्चा की है। नवदा रामायण आयोग गठित करके छत्तीसगढ़ के हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करना चाहिए। क्रांतिकारी युवा संत राजीव लोचन महाराज कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान से लेकर बीरनपुर में जब भुवनेश्वर साहू हत्याकांड हुआ था, तब वे सनातनियों के पक्ष में एक मुखर आवाज बनकर प्रस्तुत हुए थे। हाल में ही जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां धूर नक्सली क्षेत्र मानपुर मोहल्ला में जाकर उन्होंने वहां जाकर सनातनी समाज से मुलाकात की, अपील की, सभाएं ली, कार्यक्रम किया। संत राजीव लोचन महाराज के चुनाव के दौरान राजनांदगांव मोहल्ला मानपुर की इस तस्वीर पर आप गौर करें। राम श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। युवा लोग भगवा पहन के खड़े हैं, भागे बर खड़े हो रे बाबू हो, भागे बर नहीं पहनना भगवाला, भगवाए बर काला भगवाना है। जो भारत विरोधी हैं, जिन भारत के भीतर में रही भारत के खा के भारत ला टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, तेल ला भगवाए बर भगवा पहने, दिखाए बर नहीं पहने, है कि नहीं। दमदारी से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राष्ट्रहित में संत के इस प्रयास का हम हृदय से स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात दिल्ली की, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में
13 मई को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार के द्वारा जिस तरह से मारपीट की गई, वहां से एक वीडियो निकलकर सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मारपीट के बाद का है। मार खाई स्वाति मालीवाल गुस्से और आक्रोश में सिक्योरिटी वालों से जो बातचीत कर रही थी, इस वीडियो पर आप गौर करें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि असल में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या था, जो उन्होंने मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ विभव कुमार के विरुद्ध एफआईआर में बातें दर्ज कराई है। वो बातें आपको बहुत हैरान करेगी। पहले आप ये वीडियो देखिए और गौर कीजिए स्वाति मालीवाल किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। सिक्योरिटी वालों में वो किसको गंजा कह रही थी। आप आइए ना। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज प्लीज कम विद मी प्लीज। मैडम बात प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला। प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे भी ऐसा कौन बोलेगा? इस घटना ने आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी की कलई खोल के रख दी और महिलाओं के साथ किस तरह वहां बदसलूकी होती है उसकी पोल भी खुल गई। स्वाति मालीवाल के मामले में डैमेज कंट्रोल करने की पहले कोशिश हुई। अब स्वाति मालीवाल ने जब एफआईआर दर्ज करवा ही दिया है, वो भी मुख्यमंत्री के शीश महल के अंदर हुई घटना के बारे में जिस तरह से उन्होंने खुलकर बताया है और एक ट्वीट भी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, जितना गिरना था गिर जा, भगवान सब देख रहा है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में साफ तौर पे बताया है कि उसे 7 से 8 थप्पड़ मारे गए। मैं चीख रही थी, मैं पूरी तरह शॉक्ड थी। मेरी शर्ट को खींचा गया, शर्ट के बटन खुल गए, मेरा सिर टेबल से टकराया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, मैं बहुत दर्द में थी। मेरी शर्ट ऊपर आ रही थी लेकिन वह फिर भी मुझ पर हमला कर रहा था। मैं बार बार कह रही थी कि मेरे पीरियड चल रहे हैं और वह मुझे छोड़ दे क्योंकि मैं दर्द में हूँ, लेकिन वह मुझे पेट में लात मार रहा था। मैं किसी तरह छूटने में कामयाब रही। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे की तरफ बैठ गई और हमले के दौरान जमीन पर गिरा अपना चश्मा उठाया। मैं इस हमले से बहुत सदमे में थी। मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना को सूचना दी। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो सब अरविंद केजरीवाल ने कराया है, ऐसा कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 299 रुपए की शर्ट पहनने का दिखावा करने वाले 56 करोड़ के शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल से कुछ भी संभव है। जैसे कि आप इनकी नीली शर्ट को देख सकते हैं, ये बिना फिटिंग वाली नीली शर्ट अक्सर वो पहने नजर आते हैं। 5 रुपए की रोटोमैक पेन भला आजकल कौन रखता है। स्कूल के बच्चे भी ऐसी तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से दिखावा करते हैं। दरअसल राजनीति में अब ऐसे दिखावे एक्सपोज हो चुके हैं, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। मुख्यमंत्री के निवास में उनके पीए के द्वारा जो कुछ किया गया, जिस तरह के आरोप लगाए गए और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी खुद स्वीकार कर लिया है कि मुख्यमंत्री के शीश महल के भीतर एक राज्यसभा की सांसद के साथ इस बेदर्दी से मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, तो वहां अब छुपाने लायक कुछ नहीं है। राजनीति की ऐसी ही बदसूरत होती तस्वीर के कारण लोग नेताओं के साथ राजनीति पर भी यकीन करना कम कर देते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आप यदि राजपूत के जनमंच को सहयोग करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर सहयोग करें। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।